तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले, ओ तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले, तुझ में जो चिंगारी है उस शोला आज बना ले। जान लगा के खेल खिलाड़ी, ओ जान लगा के खेल खिलाड़ी, साथ हमेशा स्पोर्ट्स इंडी, शान बढ़ा तू रहे अगाड़ी, जीत की भाषा स्पोर्ट्स इंडी। Hello and welcome to one more episode of World of Sports. Sports Indie presents World of Sports, produced by Meaty Group. This is Vineet Dev, welcoming you all on behalf of the team of Sports Indie. Well, when we talk about cricket, it is everybody's breath. When we talk about cricket, it is what we eat, what we sleep, and what we dream about. Since our childhood days, we have always been seeing everyone aggression towards cricket. Every child wants to be a cricketer in his early days. Then after he decides, okay, this is what he needs to do. But there are some of the people who keep dreaming of being a cricketer, and yes, they achieve that. But before being a cricketer, there's always a person who guides them and leads his way to the honor boards, is the coach. Today we have a very well-known coach, a renowned personality along with us, Mr. Dinesh Lad. Let's welcome Mr. Dinesh sir on the dais, please. Thank you. A very warm welcome, sir. Thank you. Well, in short about Dinesh sir, I would like to tell you many players have undergone his coaching, but to be remembered as a coach of Rohit Sharma, Shardul Thakur, Harmeet Singh, Siddesh Lad, and many more who have seen growing in the international arena. But today we have Dinesh sir along with us. Dinesh sir, फिर एक बार आपका स्वागत है आज के इस सेशन में वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स के। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। सर, हमेशा हम किसी क्रिकेटर के बारे में जब पूछते हैं तब हमें पता होता है कि इंटरनेशनल अरीना में उसने कितना कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन स्कूल डेज से लेकर कॉलेज डेज से लेकर उसे ग्रूम करना, सारी चीजें जब एक कोच के हाथों में होता है तो उस कोच के बारे में सबसे पहले हमें जानना है। सर, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? बेसिकली मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई जब मैं स्कूल में हमारे क्रिकेट ही नहीं थे, हालांकि मैं माहिम रहता था। बट 10वीं के बाद मैं जब गलियों में खेलता था तो हमारे यहाँ के कोई सीनियर्स थे, उन्होंने कहा तू रास्ते पे क्या गलियों में खेल रहे क्रिकेट, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे आचार्य सर के पास लेके जाता हूँ। तो मुझे सर के पास लेके गए 10वीं के बाद, 1977 की बात है। सर के पास मैं गया, सर से मिला है मुझे, तो सर ने कहा ठीक है परसों से आ जाना प्रैक्टिस में। आपको एक बड़ी बात बता दो कि हमारे सर कितने बड़े थे, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था, ना कपड़े थे, ना पहनने के लिए शूज थे, बहुत छोटे से इस घर से आया था। तो सर ने कहा तू आजा देखते। तो सेकेंड डे थर्ड डे में गया तो भी मेरे पास कपड़े नहीं, तो सर ने इमीडिएट मुझे उनके कपड़े दिए, उनके पास जो कपड़े पड़े थे उनको उन्होंने दिए, तो मुझे शूज दिलाए। तो मैं सर के पास क्रिकेट मेरा चालू किया 77 में, और उसके बाद में 1981 तक मैं सर के पास था। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जॉब करने की बहुत इच्छा, की जॉब नहीं मिल रहे थे, उससे घर की स्थिति बराबर नहीं थी। उसके बाद मैं क्रिकेट अच्छा खेलता था, मेरे पास बहुत सारे पेपर कटिंग्स आए थे, तो मुझे जॉब लग गया वेस्टर्न रेलवे में 1982 में। उसके बाद जॉब लगते लगते 1994 में मेरे एक दोस्त है, करीबी दोस्त है, मिस्टर नितिन परलेकर, उन्होंने कहा यार तू कोचिंग करेगा। मैंने तू पागल है, कोचिंग में ऐसे कैसे बात कर, तू कोचिंग करेगा? बोले नहीं कुछ नहीं। बेसिकली मुंबई में आपको पता है कि अप्रैल में बहुत सारी जगह पे कोचिंग कैंप्स रहते हैं समर वेकेशन में, तो हर जगह पे कोच चाहिए होते। तो मेरे दोस्त वहां पर कोचिंग करते थे, तो मुझे कहा कुछ नहीं, आके खाली कैच प्रैक्टिस है, कुछ करना नहीं है। मैं बोला नहीं यार मैं नहीं कोचिंग करूंगा, मुझे तो नहीं जमने वाला है, क्योंकि मैं 32 ईयर्स का था, हालांकि क्रिकेट खेल भी रहा था। बट मैंने मना कर दिया। बट वो मेरे पीछे लगा, चल यार कुछ नहीं, 550 रुपये तुम्हें मिलेंगे 1.5 महीने के। तो ठीक है, मैं बोला चलो। तो प्रबोधन गोरेगांव में वहां पर कैंप था, तो हमने मेरी कोचिंग चालू की। जैसे कोचिंग खत्म हो गई, नहीं 1.5 महीने का जो कैंप था, जैसे कोचिंग खत्म हो गई 31 मई का दिन था, तो
हमें कुछ 550 रुपये दिए गए और उसके बाद अचानक मुझे सेक्रेटरी ने बुलाया उनके प्रबोधन के, तो मिस्टर लाड आपसे बात करनी है। बोला हाँ सर, बोले हम चाहते हैं कि आप रेगुलर कोचिंग में आए। मतलब मैं शॉक हो गया एकदम, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कोचिंग का, और आपने डायरेक्ट मुझे रेगुलर कोचिंग आप करोगे कि मुझे पूछा, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी। तो मैंने दोस्त को कहा, अरे मुझे रेगुलर कोचिंग के लिए बुला रहे। बोले करना, अच्छा है, चालू कर। ऐसे मैंने कोचिंग चालू की शुरू से। उसके बाद 1995 में मैंने जिस स्कूल को अभी 27 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, उस स्कूल को, स्वामी विवेकानंद स्कूल को, मैंने मेरी कोचिंग स्टार्ट की। हालांकि उस वक्त मुझे वहाँ के डायरेक्टर मुझे योगेश पटेल ने कहा, हम लोग चालू करते तो आप चार्जेस कितने करोगे? तो मैंने चार्जेस तो मैंने सोचा नहीं, बाद में देखेंगे चार्जेस कितने लेने। और लेकिन मुझे बहुत बड़प्पन लगता है मेरा, क्योंकि जैसे मैंने 95 में जो स्कूल को मैंने चालू किया क्रिकेट कोचिंग, वहां वहां से 95 से लेके आज तक मैंने स्कूल से एक भी पैसे चार्ज नहीं किए। मैं ओह, टोटली ऑनररी लवली, कोचिंग कर रहा हूँ। लवली, 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 लवली। मतलब सर, ये बात शायद आपके मेंटोर से ही आई है, यानी आचरेकर सर यस, से जो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि आप। आपको पता है कि आपको पता है कि हमारे पास 7 रुपए फीस भरने के लिए भी, तो उस वक्त 7 रुपीज फीस थी, वो भी भरने के लिए पैसे दे रहे। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को सर ने कभी फीस नहीं ली। कि सर इन्हीं खाली चाहते थे कि एक बच्चा अच्छा टैलेंट है, उसको निवारा जाए, ऊपर लाया जाए, बस वही सर करेक्ट। की सोच थी। और थोड़ा सा काम मैं कर लिया उनके माध्यम से। बिल्कुल, मतलब सर कहते हैं ना कि अगर क्रिकेटिंग की बात करें, क्रिकेट गॉड की अगर बात होती है तो जैसे तेंदुलकर जी की बात होती है, वैसे ही आचरेकर सर की बात होती है। और जहाँ पर आपकी बात हो, आपने मॉडर्न अरीना के कुछ ऐसे खिलाड़ियों को तराशा है उनके अर्ली डेज़ में कि आज हम देख रहे हैं उनका गज़ब का जो करिश्मा है, वो इंटरनेशनल अरीना में, सर्किट में दिखाई दे रहा है। जिसमें रोहित शर्मा का नाम आता है, या शार्दुल ठाकुर है, या बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, जैसे सिद्धेश है खुद यहाँ पर, और हरमीत है, या जितने भी यंगस्टर्स हैं जो खेल रहे हैं ना। और आजकल के दौर में आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर आपका नसीब खुल गया, मतलब आपके टैलेंट तो है ही बिल्कुल, अगर आपका नसीब खुल गया, यू आर डायरेक्टली इनटू द इंटरनेशनल अरीना। तो इस स्पोर्ट्स को डेवलप होते हुए कैसे देख रहे हैं सर आप? बहुत ही अच्छा देख रहे हो, क्योंकि अभी पहले कैसे था, पहले हमारे जमाने में जॉब मिलते थे, यानी जॉब में, जैसे कि मुझे रेलवे में लगा, बहुत सारे बैंकों में जॉब मिलते थे। मुंबई में अच्छा अगर क्रिकेट खेलते हो, सिर्फ करेक्ट। आपके पास पेपर कटिंग अच्छा होना चाहिए, आपको किसी ने बताया अरे आज जॉब मिल, लेकिन बाद में बंद हो गया। बट अभी आईपीएल की वजह से बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आपने देखोगे आईपीएल की वजह से एक अच्छी चीज भी हो गई, बुरी चीज भी हो गई। बुरी चीज ये हो गई, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बुरी चीज ये होगी कि हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा जाके आगे आईपीएल खेले। ये नहीं सोचते कि मेरा बच्चा जाके आज देश के लिए खेले, आईपीएल के लिए सोच ज्यादा बढ़ गई है। ये थोड़ी बुरी चीज हो गई मुझे लग रहा है कि, लेकिन आईपीएल की वजह से बहुत सारे लोगों को अच्छा हो गया, क्योंकि पैसे तो बहुत मिलते हैं बच्चों को, तो एक करेक्ट। प्रोफेशनली आप क्रिकेट को आप देखने चालू हो गया, ऐसे मुझे लग रहा है। करेक्ट, वही सर कह रहे हैं, जहाँ पर अब हम पैसों की अगर बात करें या एक्सपोज़र की बात करें, ये बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा है। लाइक फ्रॉम 2007 जब से वर्ल्ड कप हुआ है टी20 का, उसके बाद हम देख रहे हैं ना, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। जितना अगर एक एक क्रिकेटर जितना एक सालाना इनकम उसको जो मिलती थी उसके यानी बीसीसीआई से, अगर हम समझो मान लें कि बीसीसीआई से मिलती है या मुंबई क्रिकेट से मिलती है, तो वो एक्सपोज़र पहले मिलने लगा है, और उसके बाद डायरेक्टली टू द इंटरनेशनल सर्किट। लेकिन जब जब आपके खेलने के दिन थे, आप जब बच्चों को ग्रूम कर रहे थे इनिशियल डेज में, उस वक्त जो कोचिंग होती है, माइंडसेट होती है बच्चों की, किस तरह से ग्रूम किया जाता है उनको, या किस तरह से उनको सेट किया जाता है कि हाँ, आप फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं अच्छा, या आप स्पिन बॉलर अच्छा अच्छा मतलब स्पिन बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं, या आपकी बैटिंग जो है राइट हैंड स्टाइल बैटिंग अच्छी है, या लेफ्ट हैंड साइड बैटिंग अच्छी है, कैसे कैसे ग्रूम किया जाता है बच्चों को? जैसे कि मेरे पास मेरा सिखाने का टेक्निक थोड़ा अलग है। जैसे कि एज अ बॉलर मैंने देखा, तो मैं मैक्सिमम उसको बॉलिंग डाला। जैसे कि आपने पूछा कि स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग कैसे, तो एक दिखाई देता है कि बॉलर्स यानी उसका रनअप है, उसका बॉलिंग एक्शन है, उस तरह से दिखाई देता है ये बच्चा आगे जाके फास्ट बॉलर बनेगा, या आगे जाके अच्छा स्पिनर बनेगा, या तो आगे आगे जाके एक अच्छा बैट्समैन बनेगा, एक अच्छा राइट हैंड बैट्समैन बनेगा, अच्छा लेफ्ट हैंड बैट्समैन बनेगा। लेकिन मेरे पास कैसे कि मैं बैटर्स को ज्यादा बैटिंग करवाता हूँ, बॉलर्स को ज्यादा बॉलिंग करवाता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास से बहुत सारे बॉलर्स भी अच्छे लेवल पे पहुंच गए, बैटर्स भी अच्छे लेवल पे पहुंच गए। तो मेरा टेक्निक थोड़ा अलग है, मैं देखते ही मुझे पता लग जाता है कि ये बच्चे में क्या टैलेंट है। तो ये बात होती है इसे। ये पृथ्वी शॉ है शायद, कौन है ये? नहीं नहीं, ये तो मेरा भांजा है अर्जुन लोटलीकर। ये अच्छा। लग रहा है मुझे फ्यूचर में आज एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा। बट अभी अभी तो अच्छा कर रहा है, बट फ्यूचर में, लेकिन मैं आपको बात बता दूं,
जैसे कि ये कहा जाता है कि लाड सर ने रोहित शर्मा को बनाया, लाड सर ने सिद्धेश लाड को बनाया या शार्दुल को, लाड सर ने किसी को बनाया नहीं है। लाड सर ने सिर्फ बच्चों को देखा, टैलेंट मैंने पहचाना उनका, बट टैलेंट को ग्रूम उन्होंने खुद नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने अपने आप टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करते थे तो आज ये लेवल पे नहीं पहुंचते थे, कि उनका ये टैलेंट उस लेवल का ही था। उनको मैंने जो बात बताई उसने उन्होंने इम्प्लीमेंट की। और सबसे अच्छी बात ये हुई है मेरे हिसाब से कि आजकल जो पेरेंट का जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है बच्चों के खातिर, वो इन्वॉल्वमेंट मेरे पास नहीं होता था, मेरे पास अभी भी नहीं होता, क्योंकि मैं जब बच्चे को देखता हूँ तो बच्चों को मैं पहले पेरेंट को बताता हूँ, अगर मेरे पास बच्चा आपको भेजना है तो इन्वॉल्वमेंट जरा भी मत, मुझे पूछे ही मत आज मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बच्चे को बॉलिंग क्यों नहीं दी, मेरे बच्चों को बैटिंग क्यों नहीं दी, ये मैं हर पेरेंट को बताता हूँ। तो उसकी वजह से क्या मुझे पता है कि रोहित शर्मा को जब भी मैंने देखा था 7th स्टैंडर्ड में, उसके बाद 11th तक रोहित शर्मा के मम्मी डैडी मुझे पता नहीं थे, क्योंकि उनके चाचा के घर में रोहित रहता था तो मम्मी डैडी डोंबोले रहते थे, मैंने उनको देखा नहीं था। या तो शार्दुल ठाकुर लीजिए, शार्दुल ठाकुर की मम्मी डैडी कभी मुझसे बात नहीं करते, मेरा बेटा कितने लेवल पे पहुंचेगा, उन्होंने मेरे पर फेथ रखा। तो ये है कि आपको कोच के ऊपर बहुत फेथ होना चाहिए। और दूसरी करेक्ट। बात, मैं ये कहना गलत बात होगी शायद, क्योंकि घड़ी घड़ी बात करना कि मैं ऑनर करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कमर्शियली कि ये बच्चा अभी टैलेंटेड है, बट ये बच्चे के पेरेंट्स से मैं कितना पैसा निकालूं, ये मेरी सोच करेक्ट। कभी नहीं थी, जो करेक्ट। शुरू में थी आज भी नहीं है। और उसकी वजह से जो मेरा आज जो बच्चे मेरे ऑलमोस्ट स्कूल के जो 80 बच्चे मुंबई स्टेट के लिए डिफरेंट एज के, मेरे 14, 16, 19, 22 रणजी करेक्ट। ट्रॉफी आज देश के लिए, उसका कारण ये है कि मैंने कमर्शियली कभी सोचा नहीं, मैं बच्चे का करेक्ट। टैलेंट सोचा, उसको ग्रूम करने की कोशिश की, लेकिन ग्रूम वो खुद हो गए। हालांकि मैंने उनको करेक्ट। जो जो बात बताई उन्होंने वो इम्प्लीमेंट की, इसकी वजह से वो लेवल पे पहुंच गए। करेक्ट। जैसे सर आप कह रहे हैं ना, ऑनररी की बात कर रहे हैं कि आपने ऑनररी ये सारी चीज़ें की हैं, आपने बच्चों को ग्रूम किया है। वैसे ही जब हम वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स इंडी की बात करते हैं, तो ये जिनका बच्चा है, अब हम उन्हें भी यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे, जिनकी सोच से ये वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स उभरा है। सुप्रिया बड़वे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम को हम जॉइन करेंगे। मैम, अ वेरी वार्म वेलकम, आपका स्वागत है। Thank you, Vinit. Yes. मैम, जैसे हम अभी बात कर रहे थे सर, जिस तरह से हमें बता रहे थे सारी चीजें, ऑनररी वो ये काम कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ चार्जेस, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें करते करते जब हम अब इकोसिस्टम की बात करते हैं या कोचिंग की बात करते हैं, आपके नजरिए से आप किसी कोच को कैसे देखते हैं, या फिर किस तरह से ये सारी चीजें इकोसिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं? First of all, I must appreciate Dinesh ji for doing this honorary work. Today, in this era of commercialization, if someone is dedicatedly working on honorary basis to groom good players like Rohit Sharma, Rahul, Shardul Thakur, so it's just an amazing thing in this today's era. So I must appreciate his efforts and his dedication and whatever he has done for the country. So yes, it's like he has given his dedication for the country and developed such great persons for us. So I feel it's equally important to appreciate like his shishya, what he has developed, like Rahul Sharma or Shardul Thakur are well known across at the globe, but now whenever now as for me as of now, whenever I will think henceforth about Rahul Sharma and Shardul Thakur, there will be always one name associated with them, and that is Dinesh ji. So I think yes, it's a great contribution for him, for the society and as a country, and we are really proud for such coaches. So I think he has already set an example doing a honorary work. Sorry, so honorary work, doing honorary work, and being a good coach is always who advise and connect sports training or even a sports person to other elements in the sports ecosystem. Giving training coaching is one part, but making him that person mentally strong, I think for a coach it's equally important, because during this growing phase for the sports person, he come across many challenges, and sometimes
a stage comes where he wants to quit. Maybe sometimes it happens, but keeping that in mind, making him strong, giving him strength, mental strength, and giving him always motivation, motivating, giving him various inspirations. I think that is a bigger role as far as coach is concerned. And coach knows better thing about that specific sports player other than other players who are in his competition. So maybe he knows his Shisha more than anyone. So what are his weaknesses, what are his strengths, and how he can grow his strength, and how he can eliminate his weaknesses. That is where a coach plays a bigger role. That is what I feel. Even he can connect his students to relevant other experts, and in this way cycle of sports ecosystem completes and run well. So I think coach and mentor are the most important part. And we have listened to many stories of successful sports person where coach has played a great role. And in our mythology also, or even for as far as India is concerned, Dronacharya is the best example, and that is, I think, and he is no less than Dronacharya. He has already played that role, and he will remain as Dronacharya forever. Whenever this is two great shishas will be remembered. So that is So, what I so feel. true, Yes. so true, so true. I want to move on to Dinesh sir. Dinesh sir, as per Supriya ma'am is saying about a coach, uh, जब हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की बात करते हैं, जैसे कांगा लीग हुआ, रणजी हुआ, या फिर स्कूल डेज के कोचिंग हो, या इंटरनेशनल सर्किट की कोचिंग हो, इन सारी चीजों में क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कोच के टू डेवलप क्रिकेटर, टू डेवलप एन एथलीट? किस तरह से आंका जाता है प्लेयर को? प्लेयर को आंका जाता है कैसे? अभी कांगा लीग आप जैसे बता रहे, कांगा लीग में गिले विकेट भी, कांगा लीग जैसे कि चालू जैसे हो कि पहले हम जब इंग्लैंड में जाते थे तो वहां पर गिले विकेट होते थे कि वहां पर कवर्स नहीं होते थे विकेट में, तो वो विकेट पे कैसे बैटिंग करना हो करने के लिए कांगा लीग शुरू की गई मुंबई में। और कांगा लीग में खेलना बहुत ही यानी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है वो, क्योंकि उसमें बैटिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, बॉलर्स को कैसे फेस करना, क्या करना। एंड स्कूल क्रिकेट, सबसे बड़ी बात मुंबई का स्कूल क्रिकेट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया में घूमता हूँ, देखता हूँ, तो मुंबई का जो स्कूल क्रिकेट है, क्योंकि आपने देखा होगा मुंबई के मैक्सिमम बैट्समैन की टेम्परामेंट बहुत अच्छी रहती है, उसका सबसे बड़ा कारण है मुंबई का क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट। क्योंकि स्कूल क्रिकेट में मुंबई में आपने देखा होगा 2 डेज मैच होती है, 3 डेज मैच होती है, और उसकी वजह से मुंबई क्रिकेट में 2 डेज 3 डेज मैच में, और जैसे कि आपने देखा आजाद मैदान, क्रॉस मैदान, जैसे विकेट आपने देखा हो कैसे विकेट रहती है, और उस विकेट पे खड़े रह के बैटिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। और उस विकेट पे खड़े रह के जब मुंबई का एक बैट्समैन अच्छी बल्लेबाजी करता है तो उसका फायदा उसको फ्यूचर में होता है। जैसे कि रोहित भी मुंबई स्कूल क्रिकेट में ही आगे जाके फ्यूचर में वो मुंबई के लिए सिलेक्ट हो गया था, शार्दुल, एवरीवन, यानी सब, आपने सचिन देखो, कोई भी आप खिलाड़ी लो मुंबई के जितने देश के लिए खेले हुए हैं, सब स्कूल क्रिकेट के ऊपर आके देन अपने स्टेट के लिए खेल के फिर अपने देश के लिए खेले हुए। करेक्ट सर। आपने जब मैं सुप्रिया मैम से बात कर रहा था उसके पहले आपने एक पॉइंट छेड़ा था जहां पर पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के बारे में आपने बात की थी कि जब एक कोच सिखाता है तो कोच को पता होता है कि बैटिंग स्टांस कैसे लेना है, ड्राइव कैसे करनी है, गेंद को किस तरह से फ्लिक करना है, या किस तरह से कोई भी एक स्ट्रोक खेलना है, या गेंदबाज को भाई किस तरह से स्विंग कराना है, सीम कराना है। तो जब ये पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही थी, ये कैसे हो जाता है, या क्या क्या समझाते हैं आप पेरेंट्स को, किस तरह से समझाते हैं आप उनको? बेसिकली पेरेंट्स को मैं बहुत ही समझा, क्योंकि मैं पेरेंट्स को आप देखो, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि आज क्रिकेट ये प्रोफेशन हो गया है। अगर क्रिकेटर मेरा, ये पेरेंट की आजकल ये सोच कि अगर मेरा बेटा एमबीबीएस नहीं होता है या तो इंजीनियर नहीं होता है बट क्रिकेटर होता है तो कितना गेन कर सकता है, उसका फायदा उसको कितने पैसे कितने का, क्योंकि आगे जाके पेरेंट यही सोचते हैं मेरा बेटा जाके आगे कितना पैसा कमाए क्या। और आजकल क्रिकेट में इतना पैसा, अगर आईपीएल खेलता है, पहली बात तो आईपीएल देश के लिए नहीं, आईपीएल खेलता है तो आईपीएल में अगर पहले ऑक्शन में आते हैं तो कम से कम अभी 20 लाख लेके आएगा, तो फ्यूचर में अगर ऑक्शन में आ सकता है 10 साल के बाद तो कम से कम 50 लाख लेके आ सकता है। ये सोच पेरेंट के हो गए, और उसकी वजह से आजकल क्रिकेट के पीछे बहुत पेरेंट दौड़ रहे हैं। बट एक गलत चीज ऐसी हो रही है कि पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट
ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पेरेंट भी क्रिकेट सिखाना चालू है आजकल। यूट्यूब पे देखते हैं। और एक बात गलत बात हो रही है कि पर्सनल कोचिंग का बहुत आजकल फैड आ गया है। यानी हर बच्चा पर्सनल कोचिंग में जाता है। पर्सनल कोचिंग में कोचेस क्या करते हैं कि पेरेंट को बाजू में लेके बैठते हैं और उसको जब खेलता है, अरे व्हाट अ शॉट, क्या खेल रहा है बेटा आप यार, ये तो आईपीएल 100% खेलेंगे, पेरेंट को बताते। फिर पेरेंट घर पे जाके उनको बताते, अरे तेरे को कोच ने आज ये बताया। पेरेंट घर पे सिखाते। आप एक उदाहरण लेके, सचिन तेंदुलकर है और रोहित शर्मा है, दोनों सिमिलर बैट्समैन है। जब सचिन 200 करता है, रोहित शर्मा 100 करता है, तो पेरेंट उसे कहते, अरे सचिन 200 कर रहा है, तू क्या कर रहा है। ये पेरेंट उसको, और ये प्रेशर पेरेंट जब बच्चे के ऊपर देते हैं तो बहुत गलत प्रेशर होता है। तो मैं पेरेंट को यही समझाता है कि जब एक कोच के पास आप भेजते हो तो कोच के ऊपर फेथ रखो, आप कोच के ऊपर भरोसा करेक्ट। रखो और उसके हाथ में दे दो। आप सोचो मत मेरा बेटा जाके आगे क्या करेगा। कोच को चाहिए कि मेरा बेटा आगे जाके अच्छा करे, मेरा नाम, जैसे कि मैं सोचता हूँ कि मेरा एक खिलाड़ी है, अच्छा जाके वो मेरा मेरा खुद का नाम करे, एज वेल एज पेरेंट का भी नाम करे। यही सोच रही थी हर हर कोच की। बट पेरेंट का इन्वॉल्व होने के वजह से, पेरेंट सोचने के वजह से गलत हो आजकल हो रहा है। पेरेंट का इन्वॉल्व, मैं उनको यही समझाता हूँ, आप घर पे उसका खाना देखे, उसका एजुकेशन देखे, ये चीजें देखे। आप ये मत सोचिए कि वो आगे जाके क्या करेगा। वो कोच का काम है, कोच को काम करने दो। तो आजकल ये गलत चीजें पेरेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने देखा होगा मुंबई क्रिकेट में ज्यादातर आगे बच्चे कम आ रहे हैं, क्योंकि पहले मुंबई क्रिकेट से 8-8 बच्चे देश के लिए खेलते थे, लेकिन आज एक आध दूसरा बच्चा देश के लिए खेल रहा है। वो बहुत ही खराब चीज हो रही है मुंबई क्रिकेट में, जो मुझे लग रहा है। करेक्ट, सही सही टॉपिक आपने छेड़ा है सर। लेकिन इसके बारे में बस इतना ही पूछ सकता हूँ कि आजकल के दौर की अगर हम कोचिंग की अगर बात करें, पहले तो जैसे मैं स्कूल क्रिकेट खेल चुका हूँ, अंडर 19 अंडर 21 खेल चुका हूँ। उस वक्त सिर्फ एक कोच हुआ करते थे जो आपको बैटिंग स्किल्स भी बताया करते थे, बॉलिंग स्किल्स भी बताया करते थे, या फील्डिंग सेटअप किस तरह से करनी है, फील्ड कैसे सेट करनी है, ये सारी चीजें। लेकिन अब हर एक चीज के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग कोच बन चुका है। बैटिंग के लिए एक अलग कोच है, बॉलिंग के लिए अलग कोच है, फील्डिंग के लिए अलग है, फिर मेंटली स्ट्रांग उस प्लेयर को करना है तो उसके लिए एक अलग कोच है। ये किस तरह से आंकते हैं सर, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? ये चीज को मैं देखता हूँ, लेकिन बराबर है, ठीक है, बॉलर्स के लिए बॉलिंग कोच होने, बट जो जैसे कि आपने बताया पहले एक ही कोच होते थे, लेकिन अभी आप अब पहले से मैं बता रहा हूँ कि आजकल क्रिकेट बहुत फैलते जा रहा है। और इसके लिए कोचेस, अब मैं जिस जहां पर रहता हूँ, मैं बोरोली में जहां पर रहता हूँ, वहां पर कम से कम 150 कोचेस हो गए हैं। ओह। क्योंकि हर पेरेंट चाहता हो कि ये मेरा बच्चा कोचिंग में जाए, बहुत सारे कोचेस है। इसके लिए कोचिंग करना बहुत डिफिकल्ट चीज है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता, जैसे मैंने कोचिंग मेरी शुरुआत की थी, मैंने जब 1994 में जब कोचिंग शुरुआत की थी, मुझे पता लग रहा था आप बैटिंग कर रहे हो, आप गलत ही क्या कर रहे हो, मुझे दिख रहा था वो गलत ही कर रहे हो, लेकिन रेक्टिफाई कैसे करना मुझे सीखने के लिए 17 साल लगे। 17 साल के बाद मुझे मालूम पड़ने लगा कि क्या रेक्टिफाई करना चाहिए। अब मैं इजीली कर सकता हूँ, लेकिन वो सीखने के लिए मुझे पहले 17 साल मुझे देखना पड़ा, कि माइन्यूटली देखना पड़े। पर आजकल क्या हो गया कि पेरेंट, एक कोच आता है, 2 महीने में कोचिंग चालू कर देते हैं। और ये इसके लिए तो ये सब गलत चीजें होते जा रही है, क्योंकि कोचेस मिसगाइड करते हैं बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसे मत करो। मैं कोचेस को भी ये एडवाइस करते रहता हूँ कि आप जब आप बच्चों को सिखाते हो, आप पेरेंट को लेके मत बैठो। आप उसको ज्यादा ये मत करो, दिखाओ मत, उसको दिखाओ प्रॉपर, उसको क्रिकेट दिखाओ। ये सोचो मत कि ये बच्चों पेरेंट्स से मुझे कितना पैसा मिलेगा, ये सोच आजकल बहुत गलत है। और इसके लिए क्रिकेट बहुत खराब होते जा रहे हैं, मुंबई क्रिकेट, मुझे लग रहा है। एब्सोल्युटली। सर, आई वांट टू गो टू इंटरनेशनल सर्किट नाउ। एक सवाल पूछना चाहूंगा कोचेस से रिलेटेड। हमने इरफान पठान को देखा ग्रूम होते हुए, मुनाफ पटेल को देखा, जिस स्पीड से गेंदबाजी करते थे वो धीरे धीरे कहीं लैग होने लगी और उस वजह से वो क्रिकेटिंग अरीना से किसी कारणवश बाहर निकल गए। लेकिन जब हम कोचेस की बात करते हैं तो खासतौर पे इंडियन टीम के लिए आमतौर पर इंटरनेशनल कोचेस को हायर किया जाता है। क्या फ़र्क पड़ जाता है कि जैसे अब रवि शास्त्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है इंडियन टीम के लिए, हम जानते हैं, एंड अपकमिंग इज़ राहुल द्रविड़ सर, जो शायद कुछ दिनों में हमें एज़ एन इंडियन टीम के कोच भी दिखेंगे, या फिर हम कहें एमएसडी जो अब मेंटर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कोचेस ही हमें अच्छा ग्रूम कर सकते हैं, या क्या किस तरह से देखा जाता है इस बात को? बेसिकली मैं ये बोलना गलत होगा, लेकिन मैं बोलूंगा तो ज्यादा बात होगी, ऐसे हो सकता है। बट मैं चाहता हूँ कि जिस लेवल पे बच्चा जाता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल जब बच्चा खेलता है, तो ऑलरेडी वो प्रिपेयर होके जाता है। तो उसको कोचिंग के बजाय उसको एक अच्छे मेंटोर की जरूरी होती है। कोचेस क्या, उनको कितना आप सिखा सकते हो, क्योंकि उस लेवल पे जब आप पहुंचते हो, कुछ अच्छा करके पहुंच पहुंच जाते हो,
तो उनको जरूरी नहीं थे कि आप ऐसे टेक्निक उसको बताने, जैसे कि बहुत सारे मीडिया वाले मुझे पूछते हैं आप रोहित शर्मा को ये आपने बताया, शार्दुल को ये, मैं कभी उससे बात ही नहीं करता टेक्निक के वजह से, क्योंकि ऑलरेडी वो उस लेवल मुकाम पे पहुंचे हैं। तो उनको जरूरी नहीं कि उनको आप टेक्निक वाइज, सिर्फ मेंटली उनको स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जब अभी, लेकिन एक बात है कि इंडियन जो कोचेस रहते हैं उनको पता रहता है हर इंडियन क्रिकेटर कैसे खेलता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल से जो आते हैं, जो बाहर से कोच है, उनको पता भी नहीं रहता ये बच्चा कहाँ कैसे ग्रूम होके आ गया है, क्या पता है उसका टेक्निक क्या है, उनको पता नहीं, वो तो खाली आके करते हैं। बट मैं चाहूंगा कि उनको एक मेंटर, एक अच्छी तरह से जैसे कि रवि शास्त्री के एक अच्छे मेंटर मुझे लग रहे थे कि उन्होंने एक अच्छे मेंटरशिप की, इसके लिए जो परफॉर्म हो रहा है अपने इंडियन टीम का, तो उसकी वजह से मुझे हो रहा है, ऐसे लग रहा है। सर हम कहते हैं ना कि क्रूशियल सिचुएशंस में कैप्टन जो एंड मोमेंट पे डिसीजन लेते हैं, शायद उससे टीम उभर के आती है और जीत भी पा लेती है। उस वक्त पे अगर हम माने कि कोच का रोल कैसा होता है, समझो एक ओवर में 4 रन या 6 रन चाहिए और आप बॉलिंग साइड में हैं, और उस वक्त कोच क्या बताता है उस बॉलर को, या फिर कैप्टन ही है जो डिसीजन तय करता है कि ओके हमें इस तरह की फील्ड सेट करनी है, क्या होता है, ये रोल कैसे डिफाइन होता है सर एंड क्रूशियल मोमेंट्स में? क्रुशियल मोमेंट जनरली आप उनको मैसेज दे सकते हैं, बट बेसिकली जो कप्तान रहता है वही उधर वहां पर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अंदर जाके उनको ही खेलना होता है। कोच सिर्फ उनको गाइड कर सकते हैं, बट जो भी डिसीजन लेना है वो कप्तान ही ले सकते हैं, क्योंकि अगर कप्तान ने प्रॉपरली उनको बताया कि ये करना है, ये एज पर द इस पे आपको बॉल डालना है, कहाँ डालना है, अगर ये बताएंगे तो बॉलर भी उसी तरह से करता है। कोच कुछ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा है, क्योंकि वहां पर उनका ही डिसीजन महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि उन्होंने अगर डिसीजन प्रॉपर नहीं लिया तो कुछ हो नहीं सकता है। तो कप्तान का डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण रहता है, मुझे लग रहा है। एब्सोल्युटली सर, अगर हम मैं उस बात पे ज़्यादा गौर फरमाना चाहूँगा, रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, पहले हमने देखा ऑफ स्पिन गेंदबाज थे, बैटिंग करते थे। क्या ये भी मतलब जब आप ग्रूमिंग कर रहे थे उनको एक लोकल लेवल पे अगर हम बात करें, जब आप उनको ग्रूमिंग कर रहे थे, क्या उस वक्त भी ऐसे ही था कि बॉलिंग रोहित शर्मा या फिर बॉलर रोहित शर्मा एंड अ पावर बैट्समैन रोहित शर्मा ऐसे था, या फिर इंटरनेशनल सर्किट में आते आते ये बात चेंज हुई, किस तरह से ये ग्रूम हुआ है? बेसिकली आपको पता है कि मुंबई में जब स्कूल क्रिकेट रहता है, अंडर 16 अंडर 14 का रहता है। जैसे रोहित को मैंने जब देखा था तब 12 साल का था, तो हमने उसे, मैंने जब स्कूल में उसको लाया तो गाइड शील्ड में मैंने खिलाया था, जैसे अंडर 14 टीम में लिया था। और स्कूल की टीम नई नई थी ना, 4 साल हो गए थे स्कूल को चालू होके, तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, सीमेंट विकेट थी। तो फर्स्ट ईयर हम लोग जब रोहित जिस साल आया उसी साल हैरी शील्ड का प्रैक्टिस हमारी पहले होती थी अक्टूबर में, और गाइड शील्ड की मई में दिसंबर में चालू होती थी। तो जब दिसंबर में प्रैक्टिस चालू हो गई, मैंने, जैसे आपको पता है कि मेरा एक उसूल है कि बॉलर्स को मैं ज्यादा बॉलिंग डलवाता हूँ, बैटर को ज्यादा बैटिंग कराता हूँ। जैसे कि रोहित एज एन बॉलर बॉलिंग डाल रहा था, और गाइड शील्ड के हम सेकंड मैच में हम लोग हार गए थे। तो नेक्स्ट ईयर जब प्रैक्टिस चालू हो गई हमारी, तो मैंने रोहित को हैरी शील्ड में मिले, क्योंकि 8 स्टैंडर्ड में गया था, थोड़ा अच्छा बॉलिंग एक्शन था, तो मैंने प्रमोट उसको गाइड शील्ड और हैरी शील्ड में भी किया था। जैसे कि एक दिन मैं स्कूल में एंटर कर रहा था, तो एक लड़का ऐसे नॉकिंग कर रहा है, ऐसे मुझे देख रहा था पीछे से, मैंने देखा, मतलब पता नहीं मैं कौन लड़का एकदम प्रॉपर नॉक्स कर रहा है। जैसे अंदर आया तो देखा रोहित, मैंने तू बैटिंग करता है? हाँ सर मैं बैटिंग भी करता हूँ। मैंने ठीक है, तो मैंने उसे 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने नेट्स में भेजा। जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की नेट में, यानी एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी की नहीं, बट जिस तरह से बॉल मीट कर रहा था, मुझे लगा यार इसको थोड़ा बैटिंग में प्रमोट करना चाहिए। और उसके बाद मैंने बैटिंग में थोड़ा प्रमोट करना चालू किया उसको। बॉलिंग तो डालता ही था, बट बैटिंग में मैक्सिमम ज्यादा प्रमोट करने चालू किया। और उस वक्त उसने, मुझे पता है कि गाइड शील्ड में मैंने उसे कहा तू ओपन करेगा, तो बहुत खुश हो गया ओपन करेगा तो इमीडिएटली बोला हाँ सर मैं करता हूँ ओपन। और उस बार उसने कुछ 140 रन की पारी खेली। जिस तरह से उसने जो पारी खेली, तो मैं बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद मैंने उसको ज्यादा टाइम देना चालू किया बैटिंग में, क्योंकि उसका बैटिंग का टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। बॉलिंग डालता ही था, बट बैटिंग में मैक्सिमम, यानी 2-2 घंटा वो बैटिंग करता नेट्स में। हालांकि मैं खुद उसको अकेला बॉल डालता था 1-1 घंटा खुद सीमेंट विकेट पे। तो ये इस तरह से मैंने जैसे कहा कि रोहित शर्मा को मैंने नहीं बनाया, रोहित शर्मा खुद बन गया है। उसके पास टैलेंट था, सिर्फ मैं उसको गाइड करते गया, और उसका उसने फायदा लेके आज उस मुकाम पे पहुंचा। बट रोहित शर्मा इंडिया खेलने के बाद अच्छा बैट्समैन नहीं, मैं शुरू से अच्छा बैट्समैन था। करेक्ट। सर हम जब यंगस्टर्स की बात करते हैं, मैं सुप्रिया मैम की ओर बढ़ना चाहूँगा। सुप्रिया मैम, जब हम कोचिंग की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, आप किस तरह से डिफाइन करते हैं कोच का रोल किसी एक प्लेयर की लाइफ में? आप क्या कहेंगे?
I think without a guru or coach, means no one is complete. So for growing and nurturing and becoming a good player, coach is very much important. And uh, actually, this for a sports person, guru is this asset, valuable assets. Okay? How he gets the first inputs from his coach and how the valuable inputs based on those valuable inputs he keeps on growing, one keeps on growing in his career. So मुझे लगता है कि yes, it is very much important to have a good coach in one's life. हमारे यहाँ जो बोलते हैं that गुरु बिना ज्ञान कहा, तो it's equally important because guru है तो you get a means like अगर without guru you have to search for different parts, but अगर guru है तो looking at your strengths or maybe few weaknesses, he shares you paths which are important to us ki, because means instead of going means going for 6 paths, yes, these two are applicable to you and you can grow on those paths. So that is a roadmap he can share with you. So I think guru's role is very, or coach role is very important. uh, and not only that, he because now uh, all games or all even means solo games or even team games, that today that all scientific approach has come in all sports industry. So like that's a scientific approach, technical training, I think none other than a coach can provide you. So for that technical understanding, technical knowledge, as far as fitness and even your diet, everything, even your stamina, fit building. So in all this system, coach guidance matters a lot. That is what I feel. And as I just mentioned that for your emotional challenges also, he supports you a lot also. A third point is like what we are looking at as on today now, uh, since players are coming from very much different backgrounds, sometimes they need some financial support also, and many times a coach is the only person who tries to support them financially, like what I heard from Dinesh ji, that a few players are staying with him for a longer period. So what is this? This is nothing but it financial support for that particular player. So this is what the contribution of coach for that particular sports person. So I think that is all matters, and that's a definition of coach as per me. Absolutely, absolutely correct. Dinesh sir, before going, a last question to you, along with a sub question. In this circuit of youngsters, whom do you see playing more in the international circuit? And what would be your suggestion to the youngsters who are playing at the league level at this moment? राइट नाउ से अभी पता नहीं अभी कौन किस मुकाम पे पहुंचेगा, बट मुंबई में बहुत सारे क्रिकेटर है जो अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। बट ये सब बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस प्लेयर को, कि आप अपने आप पर भरोसा, जैसे कि रोहित को अपने आप पर बहुत भरोसा था, जैसे कि शार्दुल को अपने आप पर बहुत भरोसा था, अपने आप खुद के ऊपर अपना आप भरोसा रखो। आप किसी को कॉम्पिटिशन में मत लो। आप ये सोचो मत कि ये अगर बॉलर अच्छा 5 विकेट ले रहा है तो मेरे को 4 ही विकेट मिल रहा है तो उसको मैं फॉलो नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को खुद को फॉलो करो। अगर खुद को आप फॉलो नहीं करोगे तो कभी आप बड़े क्रिकेटर, कोई स्पोर्ट्स में, कोई किसी भी स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ोगे। किसी को मत देखो, खुद को देखो। खुद के ऊपर भरोसा करके रहोगे तो आज अच्छे लेवल पे आप पहुंच सकते हो। तो यही मैं कहना चाहूंगा आने वाले खिलाड़ियों को। सो ट्रू सर, जैसे हमने देखा हर एक एथलीट की, हर एक क्रिकेटर की अपनी अपनी एक सक्सेस स्टोरी है। उसके पीछे जो काम करता है वो कोच होता है, जो शायद हमेशा बैकग्राउंड में रह जाता है, लेकिन उसका काम बहुत अहम होता है। जिस तरह से आप वो अहम किरदार निभा रहे हैं हर एक क्रिकेटर की लाइफ में, पर्सनली हो
या फिर प्रोफेशनली हो, सारी चीजें आपके जरिए बहुत सारे क्रिकेटर्स को बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी मिल रही है कोचिंग नहीं, लेकिन उसके साथ मेंटल प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है वो भी है। और जैसे आपने बात कही कि आप मेंटली कितने प्रिपेयर हो इस इंटरनेशनल सर्किट के लिए, ये आप उनको ग्रूम करते करते बताते हैं। वही शायद दिनेश सर ने भी हमें कहा है। सुप्रिया मैम, thank you so much for joining in for this special edition for today, and thank you so much Dinesh sir, as well as all the viewers who joined in for today's session. Thank you so much for being such a lovely audience. Dinesh sir, thank you so much for being along with us and for your precious time. बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। Thank you so much Supriya ma'am, and on behalf